आंटी अंकल आ गए हैं, अभी गेट पर ही हैं। बाबू जल्दी जल्दी बोलकर तेजी से बाहर गेट की तरफ भागा। सब्जी काट रही सुहानी ने अपनी नम आंखों से एक नज़र बेटी की तरफ देखा और हौले से कहा, तू जा डिम्पल, तू क्यों यहाँ बैठी है मेरे साथ। डिम्पल कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर कुछ सोच कर बोली, तुम नहीं चलोगी माँ? मैं जाकर क्या करूँगी? सुहानी यह बोलकर फिर सब्जी काटने लग गई। माँ की बात सुनकर डिम्पल भी वहीं बैठकर माँ का हाथ बटाने लगी। थोड़ी देर बाद तेजी से सुहानी की सास अंदर आई। क्या री डिम्पल, तेरे भी पैर में तेरी माँ की तरह मेहंदी लग गई है? जो पिता को देखने भर भी बाहर नहीं आई, उसे करने दे मनमानी, तू बाहर चल मेरे साथ। यह बोलते हुए सुहानी की सास ने डिम्पल का हाथ थामकर बाहर की तरफ खींचा। माँ की आंखों का इशारा पाकर डिम्पल भी बाहर चली गई। उसके बाद सुहानी ने अपना हाथ धोकर कमरे की तरफ रुख किया। आज घर में खुशी का माहौल है। करीब 15 साल बाद उसका पति घर लौटकर आया है। उसकी आने की खुशी में घर में इतनी चहल पहल है जैसे किसी शादी ब्याह में रहती है। पर एक सुहानी है जिसे अपने पति के वापस घर लौट आने की कोई खुशी नहीं। आज उसे रह रहकर वो दिन याद आ रहा था जब 12 साल पहले वो इस घर में बहू बनकर आई थी। मन में कितने ही सपने, कितने ही उमंगें थीं। शादी से पहले पति को देखा तक नहीं था। हाँ, सुहानी ने तस्वीर जरूर देखी थी। तस्वीर से ही वह किसी सुदर्शन व्यक्तित्व का मालूम पड़ता था। उसकी माँ ने उसके होने वाले पति की तस्वीर उसे दिखाकर एक अलमारी में रख दी थी, जिसे सुहानी मौका पाकर निकालती और फिर भरपूर नज़रों से देखकर उसे वापस रख देती। सुहानी को देखने सुहानी की सास, ससुर, नंद, जेठानी सभी आए थे, सिवाय उसके होने वाले पति नीलेश के। संस्कारी परिवार है, तभी तो लड़का नहीं आया। आजकल का तो फैशन हो चुका है, शादी से पहले ही लड़के का लड़की को देखकर बातें करना। मुझे तो हर तरह से यह रिश्ता अच्छा लग रहा है। पिता ने यह बोलकर रिश्ता तय कर दिया था। आंखों में नई जिंदगी के हजारों सपने लेकर सुहानी आ गई थी इस घर में, पर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसका पति उससे थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है। एक दिन सुहानी ने चुप्पी तोड़ी और पूछ ही लिया, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। नीलेश ने पीछा छुड़ाने जैसा जवाब दिया। तो फिर क्या है? आप मेरे नज़दीक आना तो दूर, मुझसे बात भी नहीं करते। कुछ तो वजह होगी। सुहानी ने नीलेश के मन की बात जाननी चाहिए, पर नीलेश ने नपा-तुला जवाब देकर आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे बहुत तेज नींद आ रही हो। नीलेश के इस व्यवहार से सुहानी का शक गहराता जा रहा था। तभी उसकी जेठानी ने उस आग में घी डाल दिया। सामने वाले छत पर खड़ी उस औरत को देख रही हो सुहानी? उसका नाम रश्मि है। अपने नीलेश बाबू उसके प्रेम में पागल थे। वो तो भला हो उसके घर वालों का, जो उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी। उसकी शादी के ठीक 4 दिन पहले नीलेश बाबू ने पूरे मोहल्ले में इतना तमाशा किया था कि इनके भैया को जबरदस्ती इन्हें लेकर जबलपुर जाना पड़ा था। आज तक इसी कारण से दोनों घर में बातचीत बंद है। उसकी शादी के बाद सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजनू बने इधर उधर घूमते थे। वो तो तुम लोगों के भैया हैं, जिन्होंने अपने बॉस से बात की और अपने ही दफ्तर में इनको नौकरी पर रखवाया। फिर बहुत जोर देकर इनकी शादी तुमसे करवाई गई। अभी अपने ससुराल से आई है तुम्हारी सौतन। नज़र रखना अपने पति पर। मालूम पड़ा तुम्हें छोड़कर उसके कदमों में ही पड़े हों। जेठानी के मुंह से यह सब सुनकर सुहानी सन रह गई। उसे कई बातों का शक तो था, पर बात इस तरह की होगी उसने सोचा तक नहीं था। जब उसने यह सारी बातें नीलेश से पूछी तो नीलेश ने भी सारी सच्चाई कबूल कर ली। जब उसने इस बारे में अपनी सास से बात की तो सास की बातें सुनकर और हैरान रह गई। अरे औरत हो, औरत जात में तो इतनी ताकत होती है, वो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या को भंग कर दे। फिर वो तो एक मामूली इंसान है, वो भी किसी के प्रेम में पड़ा हुआ है, जिसकी शादी भी कहीं और हो चुकी है। क्या इतनी भी काबिलियत नहीं तुम्हारे में, जो अपने पति को अपने आप से बांध कर रख सको? हर रात थोड़ा श्रृंगार करो, पति को रिझाओ, फिर देखो कितने दिन तक उसे याद करता है। ये सब बातें हमसे बोलने से अच्छा था खुद समझदारी से काम लेना। यह बोलकर सास ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सुहानी को ही अपनी गृहस्थी बचानी थी, इसलिए उसने वो सारी चीज़ें की जिससे उसका पति उसके बस में आ सके। शरीर से तो दोनों जरूर पास आ गए,
पर मन की दूरियां अभी भी बरकरार थीं। सुहानी माँ बनने वाली थी। उसे यकीन था कि बच्चे के आते ही उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा। एक सुबह जब सुहानी सोकर उठी तो उसे तकिए के पास एक चिट्ठी मिली। सुहानी, मैं जा रहा हूँ सब कुछ छोड़कर, संन्यास लेने जा रहा हूँ। घर में सभी को बोल देना मुझे ढूंढने की कोशिश न करें, मैं अब वापस नहीं आने वाला। उसके बाद घर वालों ने नीलेश को हर जगह तलाश किया। लगभग 7-8 साल बाद नीलेश का पता चला कि वो देहरादून के किसी छोटी सी जगह पर सन्यासियों की टोली के साथ रहता है। सुहानी और उसकी बेटी को लेकर उसके घर वाले उसके पास पहुंच गए, पर मलाल है वह टस से मस भी हुआ हो। इन 15 सालों में सुहानी ने क्या क्या नहीं सहा। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए बेटी को तरसते देखा है, सबकी दया दृष्टि पर खुद को और बेटी को पलते देखा है। दिन रात काम के बदले में साल में 2 कपड़े, बेटी की पढ़ाई और पेट भरने भर खाना देते, वो भी एहसान दिखा दिखा कर। पूरे 15 साल बाद जब नीलेश का खत उसके नाम पर आया तो उसे सहसी यकीन नहीं हुआ। प्यारी सुहानी, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। तुम्हें बहुत दुख दिया है मैंने, यकीन मानो उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। एक दिन रश्मि यहाँ मठ में अपने परिवार सहित आई थी। परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसने भी मेरी चरण धुली ली, पर मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब मैं उसे अपने प्रेम के दिनों को याद दिलाने लगा तब उसने मुझे पागल तक कहा। सभी मुझे पागल समझकर हंस रहे थे। मैं उसी वक्त समझ गया सुहानी मैं गलत राह पर था। उसने अपनी गृहस्थी पर आँच तक नहीं आए इसलिए मुझे ना सिर्फ पहचानने से इनकार किया बल्कि मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। और मैंने क्या किया, खुद अपने ही हाथों अपनी ही गृहस्थी में आग लगा दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं वापस आ रहा हूँ, तुम्हारा नीलेश। सुहानी ने वो चिट्ठी घर वालों को दे दी। पूरे घर में खुशियाँ छा गईं। देर से ही सही पर इस नालायक को अकल तो आई, ये कहकर सुहानी की सास झूम पड़ी। पर इस बात से कोई खुश नहीं था तो वह थी सुहानी। सुहानी अकेले कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी गेट पर आहट हुई। नज़र घुमाकर देखा तो बड़ी सफ़ेद दाढ़ी में नीलेश खड़ा नजर आया। शरीर सूखकर कांटा हो चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके थे। वो तो सुहानी के भी हो चुके थे। मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था सुहानी, और तुम यहाँ कमरे में हो। नीलेश ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। कौन हैं आप? सुहानी खड़ी होती हुई बोली। अब तक नाराज हो मुझसे? नीलेश सुहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। नाराज तो अपनों से हुआ जाता है, मैं तो आपको जानती तक नहीं, आप फौरन यहाँ से चले जाएं। सुहानी उसका हाथ झटक कर हटाती हुई बोली। ये क्या तमाशा है सुहानी? शुक्र मना, इतने साल बाद ही सही तेरा पति घर लौट आया है। जो हुआ सो हुआ, भूल जा उसे। इस तरह जिद पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुहानी की सास वहाँ आकर बोली। माँ जी, अगर आपके बेटे की जगह मैं होती तो क्या यही बात अपने बेटे को समझा पाती और खुद भी मुझे स्वीकार पाती? सुहानी ने अपनी बात पूरी दृढ़ता के साथ कही। देख सुहानी, बात को बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं। अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच। कल को बेटी शादी के बाद किसी और के घर चली जाएगी, बुढ़ापे में किसी के सहारे की ज़रूरत तो होगी, तब क्या करेगी? सुहानी की सास ने सुहानी को समझाना चाहा। जब पूरी जवानी अकेले निकाल ही ली है माँ जी, बुढ़ापा भी निकाल ही लूँगी। सुहानी फिर भी अपनी बात पर कायम रही। ये मत भूल, ये घर हमारा है। इस घर में अब तक तू इसकी पत्नी के हैसियत से ही है। अगर इससे तुझे परेशानी है तो इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। सुहानी की सास ने सुहानी को अपना फैसला सुनाकर डराना चाहा। यह मैं पहले से जानती थी कि यही मुझे सुनने को मिलेगा, इसलिए अपना सामान बांध कर रख लिया है। चल डिम्पल, सुहानी ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा। तुझे जाना है तो जा। डिम्पल को कहाँ लेकर जा रही है? वो इस घर की बेटी है, अपने पिता की बेटी। सुहानी की सास ने मजबूती के साथ कहा। किस पिता की बेटी दादी? इस इंसान की, जिससे इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि मेरा चेहरा तक देखकर घर छोड़े। गई थी आप मुझे लेकर इसके पास, मेरा चेहरा दिखाकर वास्ता दिया था इसे घर लौट आने का, पर इस इंसान ने मेरे सिर पर हाथ तक नहीं रखा था। अब अचानक से मेरा पिता कैसे हो गया? और दादी, हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। यह बोलकर डिम्पल ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दोनों माँ बेटी अपना अपना सामान लेकर घर से निकल गईं।
वहीं नीलेश ठगा सा मुँह खड़ा रह गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।